मिस्टर ऑलिवर की डायरी। मिस्टर ऑलिवर हमारे गणित के अध्यापक और स्काउट मास्टर डायरी लिखते थे। ये है उनकी डायरी के कुछ अंश। 25 अप्रैल, जूनियर छात्रावास में एक बच्चा नींद में चलता है। कल रात को बासु, जो जूनियर छात्रावास का प्रीफेक्ट है, रात को 11 बजे इस हैरान भरी खबर के साथ मेरा दरवाजा खटखटाता है कि वह लड़का चोपड़ा छात्रावास से बाहर निकल गया है और खेल के मैदान में टहल रहा है। मैं अपना ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर पहनकर पैजामा पहने बासु के पीछे पीछे मैदान तक जाता हूँ, जहां मैं देखता हूँ चोपड़ा सच में वहां ऐसे टहल रहा है जैसे समाधि की अवस्था में हो। चोपड़ा, मैं पुकारता हूं, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? फौरन अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह आगे बढ़ता रहता है। हम छुपकर उसके पीछे चलने लगते हैं। हम उसे चौंकाना नहीं चाहते। हमें बताया गया था कि नींद में चलने वाले को बहुत धीरे से, नरमी से जगाना चाहिए। चोपड़ा और तेजी से चलने लगता है। मेरे लिए उस पर नजर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं जाकर उसे पकड़ूं, सर? बासु ने कहा। नहीं, देखते हैं वह कहां जाता है। चोपड़ा खेल का मैदान पार करके स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। वो शहर की ओर जा रहा है, सर। बासु उत्तेजित होकर बोला। वो नींद में चलते हुए शहर तक तो नहीं जा सकता। मेरा अनुमान सही था। वह सड़क पर 100 मीटर चला, फिर मुड़ गया और हमारी बगल से होता हुआ निकल गया। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह हमें देख नहीं रहा। बासु ने ध्यान दिया। वो पक्का नींद में ही चल रहा है। उसके बाद चोपड़ा ने हेडमास्टर साहब के किचन गार्डन का चक्कर लगाया, जिससे आलू की तलाश में जड़ खोद रहे 2 सहाई परेशान हो गए। फिर वह स्कूल की मुख्य इमारत की ओर लौट गया। बासु और मैं उसके पीछे ही थे और डाइनिंग रूम से होता हुआ अपने शयन नगर की सीढ़ियां चढ़ गया। जब तक हम वहां पहुंचे, वह अपने पलंग पर चढ़कर कंबल में घुस चुका था। हमें बेवक्त अपने पीछे दौड़ाकर अब वह शांति से सो रहा था, इस बात से अनजान कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। बासु सोने चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। आवाज से टोटो की नींद खुल गई और उसने अपनी पूंछ उठाकर मेरा स्वागत किया। डायरी में इस घटना के बारे में मैंने सुबह सुबह लिखा था। दोबारा पढ़ने पर मैं देख सकता हूं कि मैंने भूत भविष्य सब मिला दिया है। शायद ऐसा मेरी उत्तेजना की वजह से हुआ है। 6 मई, किसी ने हमारे संस्थापक की तस्वीर को बिगाड़ दिया है और हेडमास्टर बहुत गुस्से में है। तस्वीर हमारे असेंबली हॉल के एक किनारे पर लगी हुई है। रेवन कांस्टेंट एडवॉर का एक तेल चित्र। उन्होंने 100 वर्ष पहले हमारा स्कूल शुरू किया था। बाद में उनके एक अनुचर ने ही उनकी हत्या कर दी थी। उनकी कब्र, जो पेशावर में है, पर लिखा है, शाबाश ईश्वर के सच्चे और वफादार सेवक। खैर, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। रेव एंडवर की मूछ नहीं थी, लेकिन तस्वीर बिगाड़ने वाले ने उन्हें बड़ी सी हैंडल जैसी मूछें, चटक लाल जोकर जैसी नाक, पीले कागज का बना हैट और एक जोड़ी कान की बालियां दी थी। हम सबको असेंबली हॉल में बुलाया गया, जहां हेडमास्टर ने हमें आधे घंटे का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उस अनजान अपराधी का वर्णन एक नीच और मनहूस प्राणी के रूप में किया, जो बड़ा होकर आतंकवादी बनने वाला था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब पोर्ट्रेट लिखी इबारत से गौर से देखा गया कि फाउंडर के नाम के अक्षर बदल दिए गए थे और अब वह रेव कांस्टेंट बेदोवर हो गया था। जब ये बात पता चली तो हम में से कुछ लोग हंसे बिना नहीं रह सके।
हमारी हंसी छूत की तरह फैल गई और पूरे हॉल में हंसी की आवाजें गूंजने लगी। शांत रहिए, हेडमास्टर गरजे। मैं जानना चाहता हूं ये हरकत किसने की है। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन जुर्म स्वीकार करके उस सन्नाटे को तोड़ने का प्रयास किसी ने नहीं किया। यदि अपराधी सामने आकर अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा तो इस वीकेंड कोई बाहर नहीं जाएगा। विरोध भरी फुसफुसाहट उभरी, लेकिन सामने कोई नहीं आया और कैंटीन भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेगी, हेडमास्टर ने आगे कहा। यह धमकी सच में बहुत बड़ी थी। अचानक पहली पंक्ति से एक पतली सी आवाज आई, ये हमने किया है सर। इतने बड़े अपराधी को स्वीकार करने वाला हमारे स्कूल का सबसे छोटा पोपट था। हालांकि हेडमास्टर ने इसे बड़े ध्यान से देखा और चौंक गए, लेकिन उसका व्याकरण सुधारने से वह खुद को रोक नहीं पाए। ये मैंने किया है पोपट। उन्होंने उसकी गलती सुधारी। संकट की इस घड़ी में भी गलत व्याकरण उन्हें स्वीकार नहीं थी। नहीं सर, आपने नहीं। पोपट को लगा वह उनका अपराध अपने ऊपर ले रहे हैं। हमने किया है। मैंने किया है। हमने किया है। इस बहस को सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और आखिरकार हेडमास्टर साहब भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। पोपट ने अपने खाली समय में तस्वीर को साफ करने का वादा किया और मिस रमोल ने उनकी सहायता करने का वादा किया। वीकेंड पर बाहर जाने पर से रोक हट गई। कैंटीन का बंद होना टल गया और पोपट एक दिन के लिए हीरो बन गया। 20 जून को स्कूल में मैराथन का आयोजन किया गया। सभी दौड़े, लेकिन अंतिम रेखा तक बहुत कम पहुंच पाए। मैं लड़कों के साथ आरंभ स्थल तक गया, जो गवर्नर के बंगले के पास था, और झंडा दिखाकर उन्हें रवाना किया। फिर उनके पीछे धीमी गति से दौड़ने लगा। सबसे पहले बाहर होने वाला लड़का चोपड़ा था, नींद में चलने वाला हमारा छात्र। मुझे वह अपनी कमर को दोनों ओर से पकड़े रेलिंग के पास मिला। थक गया सर, मेरे हिसाब से इतनी दूर बहुत ज्यादा है। नींद में तो तुम काफी दूर चलते हो, मैंने कहा। तुमने कई बार हमें अपने पीछे बहुत दूर तक भगाया है। शायद इसलिए मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है सर, नींद में इतना चलना। लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं। खैर, अगर तुम मैराथन पूरी करोगे तो नींद में चलने लायक नहीं रहोगे, इसलिए भागो यहां से। चोपड़ा करहाता हुआ उठा और लड़खड़ाता हुआ वहां से चला गया। बाहर आने वाला अगला लड़का गौतम था। मेरी कमर में टाके लगे हैं सर, मुझे इतना दौड़ने की आदत नहीं। तो फिर यही मौका है आदत डालने का। जो 3 लोग सबसे अंतिम रेखा पार करेंगे उन्हें अगले शनिवार नहीं दौड़ना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे धावक हो, कैंटीन में सबसे पहले पहुंचते हो। आज अपनी किस्मत अधिक दूर के लिए आजमाओ। और मैंने उसे दौड़ने के लिए राजी कर दिया। कुछ और दूर चलने पर मैंने ताता, मिर्ची और बासु को एक आग के इर्द गिर्द जमे देखा, जिसमें भुट्टे सिक रहे हैं। एक भुट्टा लीजिए सर, मेहमान नवाजी के स्वर में ताता ने मुझसे आग्रह किया। नमक के साथ अच्छे लगते हैं, मिर्ची ने कहा, लेकिन मक्खन के साथ सबसे अच्छे लगते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास मक्खन नहीं है, बासु ने कहा। मैं तुम तीनों को मक्खन लगा दूंगा अगर तुमने फौरन दौड़ना शुरू नहीं किया तो, मैंने कहा। तीनों ने अपने भुट्टे लिए और दौड़ने लगे, लेकिन मैं नहीं जानता वो तीनों दौड़कर कहां गए।
क्योंकि उन्होंने रेस खत्म नहीं की। फिर मुझे रुद्र मिला, जो अपने सेल फोन पर किसी से बात करते हुए टहल रहा था। जानते हो ना, स्कूल में सेल फोन लाने की इजाजत नहीं है, मैंने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा। लेकिन सर, मैं तो स्कूल के बाहर हूं और मैं सिर्फ गाने सुन रहा था। तुम टर्म पूरा होने के बाद मुझसे अपना फोन ले लेना। अब अपने पैरों से संगीत पैदा करो जरा। हमें तुम्हें स्कूल के चारों ओर टैप डांस करते हुए देखना है। रुद्र हंसा और सड़क पर नाचने लगा। ये तो टैप डांस नहीं है। नहीं सर, ये कथकली है। आपको नहीं पता? मैं दक्षिण भारत से हूं। ठीक है, तब स्कूल तक कथक करते हुए जाओ। हो सकता है मिस टोक तुम्हें इनाम दे दे। मिस टोक, जो लड़कियों के स्कूल की प्रिंसिपल थी, पहला पुरस्कार देने के लिए इंतजार कर रही थी। एक चॉकलेट का डब्बा, बिस्कुट, बंस और लड्डू। और पहले नंबर पर आया कौन? हाफता हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ दौड़ता हुआ मोंटू प्रकाश। शायद उसे पहले से अंदाजा हो गया था पुरस्कार में क्या मिलने वाला है। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है तो थोड़ा अधिक परिश्रम करके आप उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।